आदाब, शक्तिकार, नमस्कार। हाजिर हूँ मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। जो मैं घटना आपको सुनाने जा रही हूँ उसे सुनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट में करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव को हम अपने वीडियो के माध्यम से उसको बताएंगे और उस पर अमल भी करेंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो गुस्से में है बहुत सारे कदम उठा लेते हैं और फिर वो ये नहीं सोचते हैं कि जो गुस्से में उठाया हुआ कदम होता है वो इंसान के लिए कितना घातक सिद्ध होता है। तो ऐसे ही घटना हम आपके लिए लेके आए हैं। जो एक महिला होती है वो गुस्से में ऐसा कदम उठा लेती है कि होती है अपने घर से गुस्से में निकलती है और उसको फिर घर में उसको घर अपने वापस पहुंचने के लिए उसको 4 साल का वक्त निकल जाता है। तो देखिए ना, ये जो गुस्सा है हमें क्या से क्या करा देता है। और गुस्से में हम एक बार गुस्से में कदम तो उठा देते हैं, लेकिन फिर कहते हैं ना हमें वापस जाने का अपने घर को मौका भी नहीं मिलता। तो कुछ ऐसे ही जो घटना हम आपके सामने लेके आए हैं, ये जो सच्ची घटना है, और ये जो घटना है बिहार के पटना की घटना है। सिलसिलेवार से बताते हैं कि आखिर में उस लड़की के साथ क्या हुआ और कैसे उसको वो गुस्से से अपने घर को तो निकली, लेकिन घर पहुंचने के लिए उसको 4 साल लग जाते हैं। तो इन 4 सालों में उसके साथ क्या हादसा हुआ और क्या 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 कुछ नहीं हुआ उसके साथ, वो आपको बताते हैं। राज्य की ये घटना है। बिहार में एक जिला पड़ता है पटना, और पटना में एक गांव पड़ता है धोबी घाट। धोबी घाट मोहल्ले में एक परिवार रहता है, जिस परिवार का जो मुखिया होता है उसके मुखिया का नाम आरिफ होता है, मोहम्मद आरिफ। और उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम राबिया होता है। राबिया के 2 बच्चे भी होते हैं, और एक जो ज्वाइंट फैमिली होती है, हंसी खुशी परिवार आपस में रह रहा होता है। ज्वाइंट फैमिली थी, सभी आपस में खुश और बिल्कुल अच्छे थे। जो मोहम्मद आरिफ होता है वो टेलर का काम करता है और काफ़ी अच्छे पैसे भी कमाता है और जीवन अच्छे से चलता है। अपनी पत्नी का ख्याल रखता है, और जो उसके दोनों बच्चे होते हैं उनकी भी खुशियों और उनकी भी लालन जो पोषण है बहुत अच्छे से कर रहा होता है। फिर एक दिन क्या होता है कि जो घर में सभी के होता है, एक दिन कहते हैं ना घर है तो घर में आपस में जो जहाँ 2 बर्तन 4 बर्तन होते हैं वहाँ आपस में लड़ाइयाँ भी होती हैं। फिर ऐसे ही था, जो राबिया होती है उसको अपने शौहर से आरिफ से झगड़ा हो जाती है, कुछ अनबन हो जाती है और झगड़ा है कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। फिर झगड़ा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिर दोनों में खूब झगड़ा होती है, और जो राबिया होती है वो गुस्सा के फिर अपने उसी गुस्से में ताव देखा ना आओ देखा, वो गुस्सा में अपने घर अपना जो ससुराल है वो आरिफ का घर छोड़ के वो गुस्से में घर बाहर निकल जाती है। और जाते जाते जो उसके 2 बच्चे होते हैं अपने दोनों बच्चों को भी साथ लेके जाती है। वो घर से तो निकल जाती है गुस्से में, लेकिन फिर जो घर से वो निकलती है तो फिर वहाँ पे वो घर से निकल कर बाहर जाकर अपने पिताजी को कॉल करती है, और कॉल करके कहती है कि अब्बू मेरी जो इनसे है मेरी लड़ाई हुई है और मैं लड़ाई करके अपने घर आ रही हूँ। तो जो उसके अब्बू होते हैं उसको काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं कि बेटा ये अच्छी बात नहीं है, और अब जो भी है आज जैसा भी है कोई घर छोड़कर इस तरह आ नहीं जाता है, तुमको वहीं रहना चाहिए। ठीक है, मियाँ बीवी में तो सभी में झगड़ा होती है, तो लेकिन इतना समझाते हैं बुझाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं ना कि जब आपके दिमाग पे ताला पड़ जाता है तो आपको कोई कितना भी समझाए, जब बुद्धि जो है आपकी भ्रष्ट हो जाती है तो फिर आपको कोई लाख समझा ले आपको समझ में नहीं आता है। तो कुछ ऐसा ही राबिया के साथ होता है। उसके जो अब्बू जान है उसे काफ़ी समझाते हैं बुझाते हैं कि बेटा ये अच्छी बात नहीं है, तुम घर चली जाओ, लेकिन जो राबिया है वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती और एक ही रट लगाए होती है कि अब्बू मुझे आपके पास आना है। तो उसके अब्बू जो सोचते हैं कि ठीक है अभी राबिया गुस्से में है, वो घर उसे आने दो, फिर घर आने के बाद उसे समझाएंगे बुझाएंगे, फिर वो जब वो गुस्से से ठंडी होगी तो उसको मेरी बात भली भांति समझ में आएगी। फिर उसके अब्बू भी उसके आने का इंतज़ार करते हैं। तो राबिया गुस्से में फिर घर से निकल देती है। फिर रेलवे स्टेशन पर जाती है, उत्तर प्रदेश में बस्ती स्टेशन पर वो पहुंचती है, और जब वो वहाँ पहुंचती है तो फिर उसको वहाँ पर काफ़ी रात हो जाती है। फिर वो जो उसको बस स्टॉप पे जाना होता है। जो राबिया होती है वो नेपाल राज्य की रहने वाली होती है, वहीं पे लुम्बिनी एक गांव पड़ता है, वहीं की वो रहने वाली थी। तो फिर वो जो उसको वहाँ पे जाना था, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी और वहाँ से बस स्टेशन थोड़ा दूरी पे था, और फिर वो काफ़ी रात हो जाती है। तो उसको लगता है कि जो उसके बच्चे हैं उसको 2 बच्चों को लेके वो कहाँ इतनी रात को भटकेगी और जाएगी, तो क्यों ना वो स्टेशन पे
जो बस्ती स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहीं पर वो रुक के रात गुजार ले, तो फिर वो अपने बच्चों को जो जो उसके दो बच्चे होते हैं वो उनको कुछ खिला पिला कर वो सुला देती है, और अपनी स्टेशन पे भी वो टहल के रात गुजारने की कोशिश करती है। वो स्टेशन पर टहल रही होती है तो वहाँ पे एक व्यक्ति होता है जो काफ़ी देर से राबिया को देख रहा होता है, और काफ़ी देर से राबिया को देख रहा होता है कि ये महिला अकेली दो बच्चों के साथ हैरान और परेशान और वही रेलवे स्टेशन पर इधर उधर टहल रही है। फिर वो व्यक्ति जब उसको काफ़ी देर देखता रहता है, फिर उसके पास आता है और पूछता है कि मैडम, मैं आपको कब से यहाँ पर देख रहा हूँ, आप काफ़ी हैरान और परेशान दिख रही हैं, क्या बात है? अगर कुछ मदद हो सके तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। तो पहले जो राबिया होती है थोड़ा हिचकिचाती है कि वो अनजान आदमी से कैसे मदद ले। फिर बातों ही बातों में जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो राबिया बातों ही बातों में वो बता देती है कि वो अपने पति आरिफ से लड़के यहाँ पे आई है। अब वो नेपाल लुम्बिनी अपने गांव में जाना चाहती है, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी है तो उसने सोचा कि क्यों ना वो यहीं पर रह के रात गुजार ले और सुबह बस स्टॉप पे जाए। तो फिर जो वो आदमी होता है उसका नाम जावेद होता है, और जावेद की जो उम्र होती है वो 25 साल होती है। तो जावेद होता है वो बस्ती रसूलपुर का रहने वाला होता है, और वहीं वे रसूलपुर के बस्ती के रसूलपुर स्टेशन के बगल में ही देह व्यापार का धंधा चल रहा होता है, और वो उसी व्यापार में उसी धंधे में वो दलाली का काम करता है। उसी में जो ऐसे में जो दलाल होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे ही औरत को जो हैरान और परेशान होती हैं और कहीं ना कहीं भाग के आई होती हैं, ऐसे ही लोगों को वो जाल में फंसाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। फिर ऐसे ही वो जो जावेद होता है उनको चिकनी चुकड़ी बातों में फंसाता है और उसको मदद करने की सांत्वना देता है। और ऐसे में कि जो राबिया होती है वो भी हैरान और परेशान थी, और उसके साथ कोई भी मर्द नहीं था और दो बच्चे लेके वो कहाँ जाती। तो उसने जो जावेद वो कहता है, चलिए कोई बात नहीं, आप इस टाइम आपको बस मिल जाएगी, मैं रात में आपको लुम्बिनी की बस पकड़ा दे रहा हूँ। फिर राबिया सोचती है कि हाँ सही ही बात है, चलो मैं इसके साथ ये आदमी मुझको वहाँ तक पहुँचा देगा। फिर जो जावेद होता है वो राबिया को और उनके दोनों बच्चों को गाड़ी पे बैठाता है और गाड़ी पे बिठा के बस स्टेशन ले जाता है। तो बस स्टेशन जाता है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, रात काफ़ी हो चुकी होती, तो नेपाल के लिए लुम्बिनी के लिए कोई बस नहीं होती है। तो फिर उन लोग बस इंक्वायरी पे जाके पता करता है जावेद, तो पता चलता है कि जो बस है वो सुबह जाएगी, इस वक्त के लिए कोई बस नहीं है। तो जावेद होता है, अब ऐसे में जो राबिया होती है वो और हैरान और परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे, कोई बस नहीं और वो दो बच्चों को लेके कहाँ जाए। तो तभी उससे जावेद उसको देखा, और जावेद भली बात ही जानता है कि जो महिला है काफ़ी परेशान और हैरान है। फिर जावेद उसको एक और प्रपोजल देता है कि क्यों ना मैडम आप इतनी रात को कहाँ जाएंगी, रेलवे स्टेशन पर भी जाना ठीक नहीं है, वहाँ पे अगर आपको पुलिस मिलेगी आपको 10 तरह के सवाल करेगी, आपके बच्चे भी साथ में हैं, आप इनको लेकर कहाँ जाएंगी, क्यों ना आप मैडम हमारे साथ चलिए, हमारा यहीं पे स्टेशन के पास ही हमारा कमरा है, घर है, वहाँ पर आप रहकर आराम कर लीजिए, सुबह मैं आपको बस स्टॉप पे ला के छोड़ दूंगा, आप अपने घर चली जाइएगा। फिर महिला भी सोचती है कुछ देर और फिर सोचती है हाँ ठीक ही है, और ये बंदा भी ठीक ही है, हमको रेलवे स्टेशन से यहाँ बस स्टॉप पर लाता है और छोड़ता है। और हो सकता है जो आदमी है जो जानता है कि काफ़ी सज्जन व्यक्ति है और अच्छा व्यक्ति है और मेरी मदद भी उसने किया है, तो हाँ ये कल भी मेरी मदद कर देगा। और ऐसे में आज के समय में कौन व्यक्ति किसी की मदद करता है। फिर बस इतना ही था कि राबिया उसके साथ अपने दोनों बच्चों को लेकर चल देती है। फिर जो व्यक्ति होता है वो दोनों बच्चों को कुछ खिलाता है, पिलाता है और सुला देता है। और राबिया भी जो है जब उसके कमरे में जाती है तो उससे कहता है मैडम आप आराम कर लीजिए, और उसको जो चाय देता है कहता है मैडम ये लीजिए चाय पी लीजिए। चाय नाश्ता कराता है, और चाय में जो फिर होता है जब वो चाय पीती है तो उनको बहुत ज़ोरों से नींद आने लगती है। पर राबिया को जानती है कि उसकी जो चाय में है वो नशीली पदार्थ का उसने कुछ मिला रखा है, तो वो नशीला पदार्थ पीते ही राबिया को नींद आ जाती है। फिर क्या था, फिर वो जो नशीली दवाइयाँ होती हैं उनसे पी के नींद आ जाती है। फिर जो जावेद होता है फिर उसके साथ क्या बोलते हैं वो शारीरिक संबंध बनाता है। फिर जो वो शारीरिक संबंध बनाता है, जब राबिया की जो नींद है वो सुबह जब खुलती है तब राबिया को पता चलता है कि उसे पता चलता है कि जो जावेद है उसके साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया, लेकिन वो इस पर कुछ भी उससे पूछती और कहती नहीं है। वो कुछ सोच कर और वो चुप रह जाती हैं और जावेद से कहती हैं कि अब सुबह हो गई है, आप मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दीजिए। तो जो जावेद होता है फिर उसे कहता है कि आप बस स्टॉप पे कहाँ जाएंगी। फिर वो उसको बताता है कि ये रसूलपुर में, और आप देखिए गरीब हैं और आप दो बच्चों को लेकर उनका पालन पोषण कैसे करेंगी, और आप अपने पति से लड़ के आई हैं, तो आप एक काम कीजिए रसूलपुर यहीं पास में
देह व्यापार चलता है, जिसमें आप ये व्यापार करके काफ़ी पैसा कमा सकती हैं और अपने बच्चों का जीवन भी अच्छे से चला सकती हैं। तो जो राबिया होती है वो बिल्कुल मना कर देती है और घर जाने की बात करती है कि नहीं, आप हमें घर को छोड़ दीजिए। तो जब वो उसे काफ़ी समझाने पर, जो जावेद है उसने काफ़ी समझाता है राबिया को, जब राबिया बिल्कुल इनकार कर देती है साफ से, और बिल्कुल जब उन पर घर जाने की जिद लगाती है, तो जो अब जावेद होता है वो अपना असली रूप दिखाता है और कहता है कि अगर तुम घर जाओगी, तुम घर नहीं जाओगी, अगर या तो तुम अपनी मर्जी से ये व्यापार करोगी, नहीं तो मैं तुम्हारे जो दोनों बच्चे हैं उसको मार दूंगा। और वो जो दोनों बच्चे होते हैं वो उसको पहले ही कमरे में कहीं छुपा देता है। फिर वो कहता है जो तुम्हारे दोनों बच्चे हैं मेरे पास है, अगर तुम उनको जिंदा देखना चाहती हो तो तुमको ये व्यापार और तुमको इस धंधे में उतरना पड़ेगा, जो मैं कहूँगा तुमको वो करना पड़ेगा। राबिया क्या था, बिल्कुल वो परेशान और हैरान हो जाती है। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि वो अपने बेटों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके पास भागने का भी कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो वो थक हार के बिल्कुल चिल्ला के चीख के उससे हाथ पैर जोड़ने के बाद उसको उसकी बात माननी पड़ती थी। फिर जावेद उसको जो कहता है वो उसको करता। जावेद जो है वो उसको राबिया को एक कमरा दिला देता है जहाँ पे वो कमरे में रहती है, और उसको खाने पीने का सामान दिला देता है जहाँ वो खाना बनाती है और रहती है। और जो जावेद होता है और जो राबिया के 2 बच्चे होते हैं वो जावेद के घर रहते हैं और बच्चे होते हैं वो उसके साथ रहते हैं। फिर ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है और हर रोज़ नए नए वो कस्टमर को लाता और हर रोज़ नए नए ग्राहक आते और राबिया के कमरे में वो भेज देता। तो राबिया को भी हर जबरन ये काम करना पड़ता। अब राबिया भी इस चंगुल में ऐसा फंस चुकी थी कि वो उससे चाह कर भी निकलना चाहे तो कैसे निकले। तो फिर होता ये है कि जो देह व्यापार करते हैं उनको हर 3 महीने में सरकारी अस्पताल में जाकर अपनी जांच करानी होती है। तो राबिया भी 3 महीने के बाद अपनी जांच कराने जाती है सरकारी अस्पताल में। तो वो फिर कोशिश करती है कि वो वहाँ से भाग जाए और वो किसी तरह झूठ बोल के जो उसके दोनों बच्चे होते हैं उसको भी जांच के नाम पे उनको भी साथ लेके जाती है। लेकिन तभी जावेद को समझ आ जाता है कि कहीं ये भागने का प्रयास ना करे, और होता भी कुछ ऐसा ही है। राबिया जो होती है वो अस्पताल से फिर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जावेद पकड़ लेता है। फिर जावेद उसको हाथ खींचकर अपने घर लेके आता है और काफ़ी मारता और पीटता है और उसके बच्चों को पर भी काफ़ी अत्याचार करता है। फिर और वो कहता है अगर तुमने अब से ऐसा किया तो मैं तुम्हारे बच्चे हैं, अभी तो मैं इनको छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार से मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। फिर ऐसे में राबिया और बिल्कुल हैरान और परेशान और बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर ऐसे कदम वो उठाने के लिए फिर सोच भी नहीं पाती है। फिर क्या था, राबिया किसी तरह ज़िंदगी चल रही थी। राबिया इसी तरह रो रो के मजबूरी में उसको जो भी वो कहता, उसको जितने भी कस्टमर लाता, इस तरह हर रोज़ करीब 4 से 5 वो लोगों को लाता, कभी कभी 6-7 लोगों को भी लाता। और जो राबिया थी वो बेचारी मजबूरी में फंस चुकी थी। उसे ऐसे ही लोगों को, जो आदमियों को लाता, उसे खुश करना होता और वो जो पैसे उससे वो कमाती वो उस जावेद को दे दिया करती थी। और जो जावेद था और कुछ पैसे उसको खर्चे के लिए वो राबिया को दे दिया करता। इसी तरह काफ़ी साल गुजर गए और फिर राबिया की ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। राबिया भी बिल्कुल जो उम्मीद छोड़ चुकी थी कि शायद वो कभी इस दंगल से निकलेगी और शायद ही कभी यहाँ से वो निकल पाएगी, क्योंकि उसके जैसी बहुत सारी लड़कियाँ थी जो इस व्यापार में फंस चुकी हैं। और ऐसे ही वो लड़कियाँ फंसती हैं जो आपने अक्सर देखा होगा, लड़कियाँ गुस्से में घर से निकल जाती हैं, कुछ ऐसे कदम उठा लेती हैं कि फिर उनको ऐसे ही चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ग्राहक आता है तो उस ग्राहक को अंदर कमरे में ले जाती है और उससे बात करने लगती है। तो बातों बातों में पता चलता है, जब वो उससे पूछती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो पता चलता है कि वो जहाँ की राबिया रहने वाली थी, नेपाल का लुम्बिनी ज़िले का वो रहने वाला है। लुम्बिनी उसका गांव है। और तब वो राबिया बहुत खुश होती है। वो भी बताती है कि मैं भी लुम्बिनी की रहने वाली हूँ, मेरा गांव लुम्बिनी है। फिर वो बताती है, उससे कहती है कि आप मेरी एक छोटी सी मदद कर दीजिए। तो वो जो ओम प्रकाश है वो भी बोलता है, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो अपनी कहानी बताती है कि मैं ऐसे फंस गई हूँ यहाँ पर। आप मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद हबीब है। आप मेरे पिताजी के घर जाइएगा और उनको बताइएगा कि ऐसे ऐसे मैं फंस गई हूँ, मेरे पिताजी मुझको यहाँ से निकाल लेंगे। फिर क्या था, वो जो आदमी है फिर उसके पास से जब जाता है अपने नेपाल, और यहाँ पे वो जो था
रसूलपुर में वो कमाने आता है, यहाँ पे वो कमाता है और नेपाल उसका घर होता है। जब वो नेपाल जाता है तो उसके वो पिताजी से मिलता है, लेकिन उसके पिताजी से कुछ भी बताता नहीं है, बल्कि वो पिताजी से उसके नंबर ले लेता है। और जब वो रसूलपुर कमाने आता है तो राबिया होती है उससे वो फ़ोन पे बात कराता है उसके अब्बू से। तो जैसे ही उसके फ़ोन से अपने अब्बू से राबिया बात करती है, वो काफ़ी रोने लगती है और बताती है कि अब्बू कि क्या बोलते हैं, मैं ऐसे ऐसे इस दंगल में आके यहाँ से फंस गई हूँ और अब मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ, मैंने बहुत कोशिश की। और तो फिर जो उसके अब्बू होते हैं वो कहते हैं, बेटा मैंने भी तुमको ढूंढने की बहुत कोशिश की, मैंने आरिफ को फ़ोन किया था तुम्हारे शौहर को, तो आरिफ कह रहे थे कि वो अब मेरे लिए मर चुकी है, अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है मैंने तुमको बहुत ढूंढने की कोशिश की और मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी, मुझे लगा कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। तो फिर वो जो बताती है, तो फिर उसके अब्बू जो हैं उसको सांत्वना देते हैं, आश्वासन देते हैं कि बेटा कोई नहीं, मैं तुमको वहाँ से देह व्यापार के धंधे से निकालूंगा, तुम परेशान मत हो। तो ठीक है, फिर वो इतना कह के फिर वो फ़ोन रख देते हैं। फिर वो जो राबिया होती है, फिर वो जो उसके अब्बू हैं वो नेपाल लुम्बिनी से बस्ती रसूलपुर आ जाते हैं। रसूलपुर आके फिर जो वो एड्रेस बताती है राबिया, वहाँ पर उसको ढूंढने का बहुत प्रयास करते हैं, गली गली में भटकते हैं। एक से 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन राबिया का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। फिर इसी तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं, फिर वो दूसरे तीसरे दिन उसकी तलाश में निकलते हैं। लेकिन और जब वो उस गली में जाते हैं तो जो वहाँ पे महिलाएं होती हैं, धंधे पर बैठी होती हैं, उनको काफ़ी बुरे बुरे इशारे करती हैं और गंदी नज़रों से देखती हैं। और वो जो उनके पापा थे उनकी उम्र भी बहुत 75 साल की थी, तो काफ़ी बुरे जो उनके कमेंट करती हैं और बुरी बुरी बातें कहती हैं। तो फिर इसी तरह उनको काफ़ी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता, लेकिन वो भी अपनी बेटी की तरफ परेशान और हैरान थे। वो करते भी तो क्या करते, उनके पास भी कोई चारा ना था ऐसी गलियों में घूमने के अलावा। फिर ऐसे ही दिन आता है, चौथा दिन। तो चौथे दिन में उनकी जो बेटी है राबिया है उनको दिखती है। तो फिर जो राबिया है वो अपने अब्बू को पहचानने से इनकार कर देती है। वो अपने अब्बू को है वो एक ग्राहक की तरह बुलाती है और अपने कमरे में ले जाती है। फिर कमरा बंद करके अपने अब्बू को गले लगा के बहुत रोती है। फिर उसके अब्बू कहते हैं कि चलो बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको लेने आ गया हूँ। फिर राबिया मना कर देती है साथ चलने से। वो कहती है अब्बू मैं इस तरह नहीं जाऊँगी, वरना जो मेरे दोनों बच्चे हैं वो जिंदा नहीं रहेंगे। तो फिर वो कहती है कि पुरानी बस्ती में थाना है, अब थाने पर जाइए, वहाँ पर थाना प्रभारी हैं, आप उन थाना प्रभारी का नाम प्रदीप सिंह है, आप उनसे मुलाकात कीजिए और बताइए, तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो फिर जैसा जैसा बेटी कहती है, वो जो उसके पिताजी होते, अब्बू होते, वो वैसे ही करते हैं। वो पुरानी बस्ती थाने पर जाते हैं और प्रदीप सिंह से मुलाकात करते हैं। और प्रदीप सिंह थाना प्रभारी जैसे ही उनसे मिलते वो उनके पाँव पकड़ लेते हैं और चीख कर रोने लगते हैं और अपनी दास्तान बताते हैं कि मेरी एक बेटी है जो देह व्यापार के धंधे में ज़बरदस्ती उसको किसी लोग ने कैद करके 4 साल से उसको देह व्यापार का धंधा करा रहा है, और उसके जो 2 बच्चे हैं उसको कहीं वो अगवा करके छुपा रखे हैं। और अगर वो और को धमकी देते हैं कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे जो दोनों बेटे हैं उसको मार दूंगा। ऐसी मजबूरी में फिर वो जो प्रदीप सिंह होते हैं उनको सुनने के बाद ये काफ़ी गुस्सा आता है और वो उनके पिताजी को आश्वासन देते हैं कि कोई बात नहीं, हम आपकी बेटी को ज़रूर छुड़ाएंगे। फिर वो उसी वक्त 11 जनवरी सन 2014 का वक्त होता है जब कोतवाल जो थाना प्रभारी होते हैं और जो थाना प्रभारी उनको जो पिताजी मोहम्मद हबीब होते हैं उनको साथ लेकर और कुछ अपने जो सिपाही होते हैं पुलिस बल को साथ लेकर वो जहाँ पे धंधा चल रहा होता है वहाँ पे रेड मारते हैं। और जब रेड मारते हैं तो वहीं पे उनको जो उनकी बेटी है राबिया वो मिलती है। तो राबिया को वो जो पुलिस वाले हैं वो लेके थाने पे आ जाते हैं। फिर जो थाने पर राबिया आती है तो वो जो थाना अध्यक्ष को पूरी बात बताती है और थाना अध्यक्ष को काफ़ी धन्यवाद बोलती है कि सर आपकी वजह से मैं यहाँ से 4 साल में निकल पाई, वरना कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो 40 साल भी हो गए पर वो यहाँ से निकल नहीं पाई। और वो थाना प्रभारी के साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट करती है कि सर मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो मैं तो 4 साल में निकल आई, और भी जो लड़कियां हैं जो इस व्यापार से निकलना चाह रही हैं और उनको ज़बरदस्ती इस व्यापार में ढकेल दिया गया है, तो सर आप उनकी भी मदद कीजिए और यहाँ से निकाल लीजिए उनको। तो जो थाना प्रभारी होते हैं राबिया को भी आश्वासन देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं उनको भी कोशिश करूँगा निकालने की जिस तरह मैं तुमको निकाला। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इस कहानी से कि
को सुनाने का उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो समाज में हो रही घटनाएं हैं और वो जो घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं उसके पीछे का कारण आपको बताना है। ये जो घटनाएं घटी, इससे यही हमको पता चलता है कि जो व्यक्ति होता है, कुछ लोग आक्रोश में, गुस्से में आकर बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं। और घर से आपने देखा होगा, अक्सर जो महिलाएं होती हैं, बहुत कम उम्र की भी लड़कियां होती, महिलाएं होती हैं, जो अक्सर घर छोड़कर भाग जाती हैं और उनके साथ कुछ ऐसी ही घटनाएं घटती हैं। आपने अक्सर देखा होगा, मैंने भी बहुत सारी घटनाएं देखी हैं जहाँ बहुत कम उम्र की लड़कियां जो होती हैं और कुछ महिलाएं होती हैं जो गुस्से में किसी कारणवश या अपने घर में लड़ाई झगड़ा करके वो घर छोड़कर भाग जाती हैं और फिर कुछ ऐसे ही मंचलों के हाथ में आ जाती हैं, या तो फिर उनका बलात्कार करके फिर उनको मार के फेंक दिया जाता है, या फिर उनको किडनैप करके या कुछ नशीली दवा दे के उनको कोठे पे ले जाकर बेच दिया जाता है। तो ऐसी ही घटनाओं से आप सजग रहिए। हमारा उद्देश्य आपको ऐसी ही घटनाओं से जागरूक करना है, ताकि आगे आप इस तरह के कोई कदम उठाते हैं तो कदम उठाने से पहले कोई महिला हो, कोई लड़की हो, कुछ भी हो तो उसे 100 बार सोचें। इसी तरह की घटनाएं हम आपको जागरूक करने के लिए लाते रहते हैं। वो सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य ही होता है आपको सुरक्षित करना, आपकी महिलाओं, आपकी बहन बेटियों को सुरक्षित करना।